अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रामर रूल है हमारे पास और इसमें सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, ये होमोजीनियस होती हैं, नॉन होमोजीनियस होती हैं और किस तरह से इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। हमने ग्रामर रूल यूज़ करते हुए इनके सेट ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो उसके मुतालिक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वो रिवाइज़ करते हैं। जी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अगर आपके पास इस तरह की 3 इक्वेशंस आ जाएँ और जो कि लीनियर हों, लीनियर मीन x की पावर 1 होनी चाहिए। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस अगर आपके पास सेट ऑफ इक्वेशंस आ जाएँ और आपके पास ये सिस्टम बना लें, जब 2 या 2 से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं तो उसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब नॉन होमोजीनियस कैसे होंगी? इज़ कॉल्ड द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इसमें वेरिएबल x y z हो सकता है, x1 y1 x1 x2 x3 हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। 3 वेरिएबल होंगे। इफ़ द कांस्टेंट d1 d2 d3 आर नॉट ऑल ज़ीरो। ये बात याद रखनी है कि ये जो कांस्टेंट आएंगे इस साइड पे, अगर वो सारे ज़ीरो नहीं हैं तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन होमोजीनियस। और अगर वो सारे ज़ीरो होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? होमोजीनियस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि सेट ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं और होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। उसके बाद आपको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट आपको इक्वेशंस का पता होना चाहिए कि ये कौन सी इक्वेशंस होती हैं। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। वो कंसिस्टेंट तब कहलाता है इफ़ द सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन, अगर उसका यूनिक सोल्यूशन होता है और इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो देखें, 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। कौन कौन से? या तो यूनिक होते हैं, 3 इक्वेशंस हैं, 3 सोल्यूशन होंगे तो वो यूनिक कहलाएंगे, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर दें आपको वो आंसर देता है। और तीसरी बात, या उसका कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर उसके यूनिक सोल्यूशन है और या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। और अगर उसके अंदर सोल्यूशन ही नहीं है, इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। अगर उसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसे कहते हैं और इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसे कहते हैं। उसके बाद आपके पास मेथड्स हैं टू सॉल्व द नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मेथड्स। अब कौन कौन से मेथड आप अप्लाई करेंगे? आप रिड्यूस एचलन फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में इसको बड़े अच्छे तरीके से समझा है, जहाँ पे हमने रैंक फाइंड किया है कि रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या होती है। उसके बाद यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, आप क्या यूज़ कर सकते हैं? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आप 2x2 के लिए 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपने 3x3 मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स इन्वर्जन पढ़ना है। और उसके बाद ये भी आप पढ़ चुके हैं, इससे भी आप फेमिलियर हैं, यूजिंग क्रैमर रूल। तो सबसे पहले आप जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने क्रैमर रूल से सेट ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस कौन सी होती हैं? जिनके कांस्टेंट तमाम के तमाम ज़ीरो नहीं होते। जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। आपके पास 3 नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो सिस्टम है इसमें ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इसके कांस्टेंट जो हैं वो तमाम के तमाम ज़ीरो नहीं हैं। अगर तमाम ज़ीरो हो जाते तो वो क्या कहलाती? वो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती। तो सबसे पहले आपने ये जो कोफिशिएंट हैं इनके, ये कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बना लेनी है। आपने इन कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बना ली है। एक्स के कोफिशिएंट्स तमाम के तमाम यहाँ लिख देने हैं। उसके बाद वाई के कोफिशिएंट तमाम के तमाम, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है तो ये 2 आ गया। ये इसी तरह -1 2 और 1, -1 2 और 1, ये कोफिशिएंट की आपने एक मैट्रिक्स बना लेनी है। और उसके बाद आपने इस कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स बनानी है उसे ए का नाम देना है और इस ए का क्या ले लेना है? आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? जी, ए का डिटर्मिनेंट, आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या साइन होता है? यहाँ प्लस का साइन होता है, यहाँ माइनस का साइन होता है, यहाँ प्लस का। तो +2 लिखा, बाकी ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, तो जो बाकी बचे यहाँ राइट कर लिए।
इसी तरह -1 लिखा, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, तो हमारे पास क्या बचा 1 2 3 1, 1 2 3 1। इसी तरह माइनस, ये प्लस होता है तो इसलिए ये माइनस है इसके साथ, तो माइनस ये लिखेंगे। और ये हमारे पास क्या होता है, ये कॉलम छोड़ देना है, ये रो छोड़ देनी है, तो 1 -1 3 2, 1 -1 3 2। तो अब हमने क्या करना है, 2 यहाँ पे ऐसे ही राइट कर लेना है, 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 2 2 द 4 होता है, लेकिन फार्मूला में क्या आता है, माइनस आता है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे -4 लिखेंगे। इसी तरह -1 यहाँ राइट करेंगे, और हमारे पास क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 और 2 3 ज़ा 6 होता है, और हमारे पास फार्मूला में माइनस आता है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। इसी तरह -1 को यहाँ पे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, और -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 होता है, लेकिन फार्मूला उसे क्या कर देगा, फार्मूले का माइनस प्लस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -10 + 5 -5, तो आपके पास आंसर आएगा -10। और ये -10 आपने, इसने क्या शो किया है कि ये नॉन ज़ीरो है, इसलिए ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, जब आपने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे आएगी, आपने ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपने ऐसा डिटर्मिनेंट लेना है, यानी कि a के अंदर ऐसा डिटर्मिनेंट लेना है कि x की वैल्यू के लिए आपने ये x के कोफिशिएंट नहीं लिखने, x के कोफिशिएंट नहीं लिखने, बल्कि क्या लिखने, आपने जो नॉन होमोजीनियस के जो इस तरफ कांस्टेंट होते हैं, आपने वो वैल्यू लिख देनी है, 135 134 सॉरी, और बाकी वैल्यूज़ वैसे ही लिख लेनी है, 1 -1 -1 2 2 और 1, और डिवाइड कर देना है इसे। आपने किस पे डिवाइड करना है, जो आपने a का डिटर्मिनेंट लिया है, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने y के वैल्यू निकालनी है, तो आपने ये y के कोफिशिएंट नहीं लिखने, y की जगह पे क्या लिख देना है, ये y नहीं लिखना, बल्कि ये वाले कोफिशिएंट उठा के यहाँ लिख देने। तो आपके पास ये x के कोफिशिएंट भी सेम होंगे, z के कोफिशिएंट भी सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे अब उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, और डिटर्मिनेंट के बाद a डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर लेना है। तो ये हमारे पास क्रैमर रूल का मेथड होता है। और जी के लिए आप समझ गए होंगे कि जी के कोफिशिएंट नहीं लिखने, जी की जगह क्या लिख देना है, ये कोफिशिएंट उठा के यहाँ लिख देने हैं और इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसी तरह हम एक्स के लिए फाइंड करेंगे जी। एक्स के लिए हमने क्या किया, हमने एक्स के कोफिशिएंट नहीं लिखे, एक्स की जगह हमने क्या लिखा है, जो गिवन इक्वेशन की दूसरी तरफ कोफिशिएंट थे 1 3 4, हमने वो राइट किए हैं। बाकी y की वैल्यू भी सेम, y के कोफिशिएंट भी सेम है, z के कोफिशिएंट भी सेम है, और उसको डिवाइड कर दिया है हमने -10 से। -10 से क्यों, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10 थी, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू के लिए ये वाले कोफिशिएंट जो हैं, x के कोफिशिएंट नहीं लिखने, इसकी जगह पे आपके क्या लिखना है, जो आपके पास ऊपर गिवन मैट्रिक्स में जो आपके पास कोफिशिएंट थे, ये वाले जो कोफिशिएंट थे आपके पास, ये वैल्यूज़ जो थी आपने वो लिख लेनी है, आपने वो राइट करनी है। उसके बाद आपने बाकी उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, और उसके बाद आपने सॉल्व करना है जी। इसका डिटर्मिनेंट आप कैसे लेंगे जी, थोड़ा सा डायरेक्ट, यहाँ पे 1 आएगा, और उसके बाद क्या बचेगा, ये कॉलम और ये रो आपने ऐसे ही छोड़ देनी है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और माइनस फार्मूले वाला। इसी तरह -1 यहाँ आ जाएगा फार्मूले से, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू होती है, ये माइनस की, ये प्लस की, तो -1 यहाँ आ जाएगी, ये कॉलम छोड़ देना है और ये रो छोड़ देनी है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है, ठीक है, फार्मूले में माइनस आ जाएगा। इसी तरह -1 यहाँ राइट कर लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है, और -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4, और माइनस फार्मूले का उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, यहाँ पे -5, और ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे -10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये -5 ये +5 कैंसिल हो जाएगा, -10 इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो -10 पे डिवाइड होगी, तो आंसर 1 आ जाएगा जी। इसी तरह हमारे पास -5 +5 -10, -5 +5 से कैंसिल हो जाएगा, -10 और -10 रह जाएगा, -10 -10 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 10 से कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह y के लिए आपने क्या करना है, ये जो y के कोफिशिएंट हैं ये नहीं लिखने, बल्कि इसकी जगह पे आपने कौन से कोफिशिएंट लिखने हैं, जो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन के साइड पे जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं 1 3 4, ओके, तो ये आपने राइट कर लेने हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, प्रीवियस स्टेप में किया जी। तो 2 आ जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई 1 3
2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 माइनस 8। इसी तरह ये स्टेप ऐसे हो जाएगा, ये स्टेप भी ऐसे ही हो जाएगा। इस तरह से आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 आ जाएगी। 0 माइनस 10 से डिवाइड होगा तो 0, यानी y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0। अब आपने z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू पे आपने z के कोफिशिएंट नहीं लिखने हैं, बल्कि आपके जो गिवन इक्वेशन के जो कांस्टेंट दिए हुए हैं वो लिखने हैं 1 3 एंड 4। आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेना है, डिटर्मिनेंट को आपके पास a डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है। तो आपने इसी तरह एक्सपेंड कर देना है, डिटर्मिनेंट 2 लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास -6 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला में माइनस आता है। इसी तरह -1 यहाँ आ जाएगा, आपके पास +1 यहाँ आ जाएगा। इसको कोफिशिएंट सॉल्व करेंगे, आपके पास -10 आ जाएगा। -10 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1। अब 1 आपके पास आ गया है, तो z की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। इसी तरह आपके पास x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है, z की वैल्यू भी आ गई है। तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे कि आपके पास ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और z की वैल्यू है। आपने ब्रैकेट में लिखना है, इन्हें हम टपल्स कहते हैं। और ये सोल्यूशन सेट इस तरह से आपने राइट करना है। और सोल्यूशन सेट लाजमी राइट करना है, क्योंकि बुक के एंड पे आपको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में ही आंसर गिवन है। तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी। आपके पास सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, जिसे हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है लेकिन तमाम जीरो नहीं है। अगर तमाम जीरो हो जाते हैं तो ये होमोजीनियस बन जाता, इसलिए अब ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे तमाम वैल्यू जीरो नहीं है। ये हमारे कोफिशिएंट हैं गिवन इक्वेशन के। तो हम कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 और x3 के एक मैट्रिक्स बना लेंगे, यानी 1 4 -2 1 4 -2, 2 -1 3 2 -1 +3, -3 +1 जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो और 2 आ गया, तो -3 1 एंड 2 आ गया। अब सबसे पहले इसका क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं जी। डिटर्मिनेंट यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ये हमारे पास प्लस होता है, ये वैल्यू माइनस होती है, ये वैल्यू प्लस होती है। आपको इस क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको माइंड में ऐसे पता होना चाहिए। तो +1 आ जाएगा, आपके पास ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आपके पास ये -1 +1 3 एंड 2 यहाँ पे राइट कर लेंगे, फिर -2 हो जाएगा। इसी तरह ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो 4 2 1 एंड -2, 4 2 1 एंड -2। इसी तरह हमारे पास ये -3 आ जाएगा, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो हमारे पास 4 3 -1 -2 -1 -2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास -3, क्योंकि फार्मूला में माइनस आता है। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और 1 मल्टीप्लाई माइनस, तो ये लेकिन प्लस हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला का माइनस उसे माइनस को प्लस कर देगा। 4 3 12, -1 -2 +2, और +2 और फार्मूले का -2 आ जाएगा। इसी तरह आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, ये 10 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा, और ये 10 और 3 से मल्टीप्लाई होकर 30 हो जाएगा, और आंसर आएगा -55। अब आपने x1 की वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू निकालनी है और x3 की वैल्यू निकालनी है। x1 की वैल्यू के लिए आपको मैट्रिक्स ए में, जो आपकी मैट्रिक्स ए है, आपने ये कोफिशिएंट नहीं लिखने, आपने इसकी जगह पे क्या लिखना है, जो गिवन मैट्रिक्स के कोफिशिएंट होंगे गिवन सिस्टम के 0 5 और 3। तो ये आपने यहाँ पे राइट कर लेने हैं। x की वैल्यूज़ नहीं लिखनी, बल्कि क्या लिखनी है 0 5 और -3, और आप बाकी सारी y की वैल्यू वैसे ही लिखनी है, और z की वैल्यू x2 की वैल्यू भी ऐसे ही लिखनी है, x3 की वैल्यू भी ऐसे ही लिखनी है। तो आपने दोनों वैल्यूज़ को राइट कर लिया और डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना, ए डिटर्मिनेंट पे उसको डिवाइड कर देना। अब आपके पास 0 है, आपने 0 लिखा, अंदर वाली वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 जो होगा वो अंदर की वैल्यूज़ को क्या कर देगा 0, तो इसलिए सिर्फ एक 0 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद +2 -2 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में -2 है। ये कॉलम छोड़ दें और ये रो छोड़ दें, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 आ जाएगा। इसी तरह -3 हमारे पास आ जाएगा, और ये अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, और ये आ जाएगा +3, क्योंकि -3 होता है, फार्मूले में माइनस प्लस कर देगा तो +3। इसी तरह आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये वैल्यू आ गई है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -68 डिवाइडेड बाय -55, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी x1 की 68 डिवाइडेड बाय 55। अब बिल्कुल सेम मेथड से जैसे आपने x की वैल्यूज़ को हटा के आपके कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी है, अब आपने y की वैल्यूज़ नहीं लिखनी, बल्कि y की वैल्यूज़ पे आपने क्या करना है, x2 फाइंड करने के लिए इस जगह पे आपने ये कोफिशिएंट की वैल्यूज़ राइट कर देनी है, और उसके बाद आपने
बाकी वैल्यू x1 की वैल्यू भी सेम रखनी है, x3 की वैल्यू भी सेम रखनी है। x2 की वैल्यूज़ की जगह आपने ये वाली वैल्यूज़ राइट करनी है और इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है और आपके पास x2 का आंसर आ जाएगा। जी आपने x2 फाइंड करना है तो यहाँ पे x2 की वैल्यू की जगह आपने क्या कर दिया है, जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स के जो कोफिशिएंट थे उसको राइट कर दिया। अब आपने सिंपल इसका डिटर्मिनेंट लेना है और a डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है। आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें 1, आपके पास ये कॉलम छोड़ दें, ये रो छोड़ दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, फार्मूले -3। फिर उसके बाद -0, अंदर वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास जब ये -0 बाहर आ गया तो अंदर वाली वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी कि 0 आप लिखें, बाकी अंदर वैल्यू जो भी लिखें, जो भी आंसर आए आपने इसको मल्टीप्लिकेशन कर लें, लेकिन ये 0 इन वैल्यूज़ को, तो इसलिए डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। उसके बाद -3 वैल्यू आ जाएगी, आपके पास यहाँ फार्मूले प्लस होता है क्योंकि ये वैल्यू प्लस की, ये माइनस और ये प्लस होता है। जी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 और 5 मल्टीप्लाई बाय -2 10 होता है, लेकिन हमारे पास फार्मूले में माइनस होता है, वो उसे +10 कर देगा। तो इसी तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 -66 और आपके पास क्या आ जाएगा 59 -59 -55 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 59 डिवाइड बाय 55 हो जाएगा। इसी तरह सेम आपने x3 के लिए काम करना है। आपने क्या करना है, x3 की वैल्यू नहीं राइट करनी, बल्कि आपके पास क्वेश्चन में जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वो राइट करनी है। आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है और आपने a डिटर्मिनेंट को उसको डिवाइड कर देना है। तो आप डिटर्मिनेंट लें, आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, -62 को -55 पे डिवाइड करें, माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास x1 की वैल्यू भी है, आपके पास x2 की वैल्यू भी है, x3 की वैल्यू भी है। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। जी सोल्यूशन सेट आपने इस फॉर्म में लिख लेना है, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, ब्रैकेट डालनी है, स्मॉल ब्रैकेट, ये टपल्स को रिप्रेजेंट करती है और बाहर आपने जो है करली ब्रैकेट डालनी है क्योंकि ये सोल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करती है। ये सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रैकेट और ये अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर 2 वैल्यूज़ होती है तो उसे ऑर्डर पेयर कहते हैं, अगर 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो उसे टपल कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। उसके बाद हमने इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम, आपने सबसे पहले इसकी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाई, आपने मैट्रिक्स बना ली, x1 की वैल्यूज़, x2 की वैल्यूज़, x3 की वैल्यूज़। उसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें, आपने डिटर्मिनेंट ओपन किया तो आपके पास वैल्यू आ गई -3। अब आपने x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x1 की वैल्यू यानी कि यहाँ पे x1 की वैल्यूज़ नहीं राइट करनी, बल्कि जो गिवन मैट्रिक्स में जो आपके पास कांस्टेंट हैं, जो आपके पास ये कांस्टेंट गिवन है, यहाँ पे राइट कर लेने हैं। ठीक है, 1 to 1। तो हमने x1 की वैल्यू के लिए यहाँ पे ये कोफिशिएंट गिवन मैट्रिक्स के कोफिशिएंट को राइट कर लिया है। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे और -3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये डिटर्मिनेंट -3 है। तो आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें, आपके पास जो भी आंसर आए उसको आप क्या कर लें, -3 पे डिवाइड कर लें। तो ये आंसर क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। तो -8 -3 से डिवाइड होगा तो 8/3 हो जाएगा। जी -8 -3 तो ये 8/3 हो जाएगा। इसी तरह x2 की वैल्यू, यानी कि आपने x2 की वैल्यूज़ नहीं राइट करनी, बल्कि उसकी जगह आपके पास मैट्रिक्स के जो अंदर कोफिशिएंट कांस्टेंट गिवन है उनकी वैल्यू 1 to 1 यहाँ राइट कर लेनी है। अब आपने इसका मैट्रिक्स का क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है, -3 पे डिवाइड करना है। आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू -6 आई है, जो -3 पे डिवाइड होगी तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू +2 आ गई है। इसी तरह आपने x3 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, x3 के कोफिशिएंट नहीं राइट करने, बल्कि क्या करना है, आपने इनकी जगह पे गिवन मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास कांस्टेंट हैं उनको राइट करना है। ठीक है, तो आप उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लें, आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 7 आई है। 7 जब -3 पे डिवाइड होगा तो -7/3 वैल्यू आ जाएगी। तो x1 x2 x3 की वैल्यू आपने सोल्यूशन सेट में लिखनी है। आपके पास ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये x3 की वैल्यू है। तो इसी तरह आपने लिखनी है और दरम्यान में कॉमास डालने हैं और इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है और उसको सेट की ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये आपने बातें याद रखनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्रैमर रूल, ये सॉल्व हो गया है। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करेंगे और वो 9th क्लास वाला ही है। बस आपने एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है ये बस आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।